नमस्कार दोस्तों। मंथन क्लास के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं अनुभव सक्सेना का आपका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप लोग सभी ठीक प्रकार होंगे। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर हम आपको डिजिटल प्लेटफॉर्म पर क्लास 9 पर अभी सारे एसएससी के सारे सब्जेक्ट्स के लेक्चर फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इसी की सीरीज में आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं क्लास 9 का चैप्टर 2 ज्योग्राफी का फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, फिजिकली हमने इंडिया को 5 और 6 भागों में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है समझने की दृष्टि से। पहला जो पार्ट है आपका हिमालयन माउंटेन्स है, हिमालयन माउंटेन्स से दूसरा है आपका नॉर्दर्न प्लेन्स, तीसरा है आपका पेनिनसुलर प्लेटू और चौथा है इंडियन डिजर्ट और आपका कोस्टल प्लेन्स हैं और आइसलैंड्स हैं। अब ये कैसे कैसे हैं, इनका निर्माण कैसे हुआ, छोटी सी क्यूरियोसिटी के लिए मैं आपको इतना बताना चाहूंगा कि इंडिया टोटल एक कंट्री नहीं था, ये कई पार्ट्स और कई फोल्ड्स को जोड़ के नया कंट्री एक बना था धीरे धीरे। और उसका निर्माण कैसे हुआ तो वो आपको इस पूरी वीडियो में बताऊंगा। इसको पूरा वीडियो को देखिए और एंड तक आपको काफी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपको जानने के मिलेंगे। देखिए, स्टार्ट करते हैं पहले पार्ट का, हिमालयन माउंटेन। हिमालयन माउंटेन जो है आपका, ये आपके ज्योग्राफी यंग एंड स्ट्रक्चरली फोल्ड माउंटेन्स हैं स्ट्रेच ओवर द नॉर्थर्न बॉर्डर ऑफ एरिया। जब आपका गोंडवाना लैंड से एक टुकड़ा अलग होकर आपका नॉर्थ की तरफ जब बढ़ा था, आप नॉर्थ ईस्ट की तरफ कह सकते हैं, तो नॉर्थ ईस्ट की तरफ जब इसका नॉर्थ के बॉर्डर से कनेक्शन हुआ और एक टकराव हुआ, तो टकराव जब आप देखेंगे 2 लेयर टकराती हैं, तो उसमें एक लेयर नीचे की तरफ जाती है और एक लेयर ऊपर की तरफ जाती है। जो फोल्डेड ऊपर की तरफ स्टार्ट इकट्ठे होने शुरू हो गए, वही माउंटेन रेंज आपके हिमालय कहलाए और इसीलिए कहते हैं हिमालय सबसे नवीन आपका पर्वत है। These mountain ranges run in west east direction from the Indus to ब्रह्मपुत्र। ये इंडस और ब्रह्मपुत्र के रेंजेस इसमें शामिल आपके होते हैं। देखिए, हिमालयन माउंटेन्स में आपके ये टोटल जो इनका लेंथ है 2400 किलोमीटर लेंथ है इनकी, और इनकी जो विड्थ है वो कश्मीर की तरफ 400 किलोमीटर है, अरुणाचल प्रदेश की तरफ 150 किलोमीटर है। यानी कि आप बात करेंगे यदि नॉर्थ की तरफ तो ये ज्यादा चौड़े होते हैं और ईस्ट की तरफ थोड़े पतले होते चले जाते हैं, और अंतिम ये 150 किलोमीटर अंतिम अरुणाचल प्रदेश में इनकी मात्र चौड़ाई 150 किलोमीटर रह जाती है। ठीक है, इनके बीच में काफी वैलीज हैं, जो वैलीज इनके बीच में आती हैं, और हिमालयन फोल्ड्स को कई पार्ट्स में बांटते हैं हम समझने की दृष्टि से। और इसी दृष्टि से हम जो उसका पहला पार्ट होता है उसको हम कहते हैं ग्रेट हिमालय, या इसका दूसरा नाम हिमाद्री भी होता है। ये सबसे पुराने हैं और इनकी जो नॉर्मल हाइट होती है वो 6100 मीटर हाइट इनकी नॉर्मली पाई जाती है। माउंट एवरेस्ट जो नेपाल में है, काफी स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन रहता है कि माउंट एवरेस्ट इंडिया का पार्ट है, नहीं, वो नेपाल का पार्ट है, वो नेपाल में सिचुएटेड है, वो इन्हीं रेंजेस में पाया जाता है। इनका जो फोल्डेशन का काल था, यानी कि या निर्माण काल बोल सकते हैं वो हम क्रेस्टेशियस, या दूसरा नाम है ओलोगोसीन काल। ये आप ये नोट कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी एग्जाम्स में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में पूछा जाता है। तो ओलोगोसीन या क्रेस्टेशियस काल में इनका फॉक रोड से इनका निर्माण हुआ। ठीक है, इसमें क्या क्या श्रेणियां पाई जाती हैं, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, कैलाश श्रेणियां इसमें पाई जाती हैं। ठीक है, उसके बाद की जो लेयर आती है हमारी, हम उसको मिडिल हिमालय बोलते हैं या हिमाचल हिमालय भी बोलते हैं उसको। उसका जो निर्माण हुआ था मध्य मायोसीन काल में हुआ था। मैं रिपीट करता हूँ, मध्य मायोसीन काल में। और इसमें जो पर्वत श्रेणियों की आपकी जो ऊंचाइयां होती हैं वो 3700 से लेकर 4500 मीटर की ऊंचाई तक इसमें पाई जाती है। और इसमें कौन कौन सी श्रेणियां पाई जाती हैं? जम्मू कश्मीर में पीर पंचाल है, कुल्लू है, कांगड़ा है, हिमाचल प्रदेश की धौलाधार है, उत्तराखंड की मसूरी श्रेणियां इसी में आती है। और जो सबसे आपकी निचली लेयर है, जो लास्ट लेयर है आपकी, वो होती है शिवालिक। ठीक है, आउटर मोस्ट लेयर होती है। इसमें जो पर्वत श्रेणियों की लंबाइयां होती हैं वो 900 से 1100 मीटर एवरेजन होती हैं। इसमें देहरादून, कोटलीदून, पाटलीदून, काफी सारे दून जो इलाके आपने सुने होंगे वो इसी श्रेणी में आते हैं। और इसके अलावा जब इसको हम क्रॉस कर देते हैं तो एक पंजाब हिमालय, ट्रांस हिमालय भी बोलते हैं,
जिसमें नॉर्मल जो होता है वो आपका 8,611 मीटर हाइट तक की श्रेणियां पाई जाती हैं। सारे ग्लेशियर्स यहाँ होते हैं। इसका पुराना नाम जो था कृष्णागिरी था। तो इस तरह से नॉर्मल बुक्स में एनसीईआरटी में आपको 3 पार्ट बताए जाएंगे, लेकिन एक्चुअल में 4 पार्ट होते हैं। ट्रांस हिमालय का भी पार्ट भी हमको स्टडी करना काफी इंपॉर्टेंट होता है। ये देखिए कुछ इंपॉर्टेंट श्रेणी हैं, ये कहाँ कहाँ किस देश में पड़ती हैं और इनकी हाइट क्या क्या है, तो इसके बारे में भी आप डिस्कस कर सकते हैं। माउंट एवरेस्ट नेपाल में पड़ती है, ठीक है, 8,848 सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला यही है। इंडिया की जो सबसे ऊंची है वो कंचनजंगा है, 8,598। इसके बाद मकालू और धौलागिरी ये नेपाल में है। नंगा पर्वत इंडिया में है, अन्नपूर्णा नेपाल में है, नंदा देवी है, और इसी क्रम में सबकी डिस्टेंस, उनके देश और उनकी हाइट दे रखी है। इसको आप एक क्विक मेमोराइज कर लीजिए। ये काफी ज्यादा जो आपको कंफ्यूजन होता है अगली क्लासों में या काफी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि एक्चुअल यदि आपसे पूछा जाता है भारत की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो आप माउंट एवरेस्ट कह देते हैं। उस तरह से कंफ्यूजन गलत हो जाता है। तो आप यदि ये टेबल याद कर लेंगे तो आपको आगे जाके काफी बेनिफिट होगा। द रेंज लाइज टू साउथ ऑफ द हिमाद्री फोल्ड, मोस्ट जज्ड माउंटेन सिस्टम इन द नोन एज ए हिमाचल और लेसर हिमालय। जैसे मैं आपको बता चुका हूँ, उसको हिमाचल और लेसर हिमालय भी बोला जाता है। इनकी हाइट कितनी है ये मैं आपको बता चुका हूँ। शिवालिक वगैरह में कहाँ किस वैली में कौन कौन सी वैलियां आती हैं, ये सारी डिटेल आपको दी जा चुकी है। ग्रेटर हिमालय में, मिडिल हिमालय और आपका शिवालिक हिमालय, ये डिस्क्रिप्शन आपको दे चुका है। कुछ और फीचर्स है जिस तरह से हम हिमालय को बांट सकते हैं, जैसे नेपाल इलाम में आपका असम हिमालय हो गया, हिमालय का विस्तार हो गया, पूर्व से पश्चिम की चोटियां हो गई। ये क्वेश्चन तरह से एक सीरीज आती है, उस सीरीज के लिए मैंने आपको ये क्वेश्चंस आपकी प्रेजेंटेशन में ऐड किए हैं। जैसे काली नदी और तीस्ता नदी के बीच का जो 800 किलोमीटर का एरिया है उसको हम नेपाल हिमालय बोलते हैं। ये कुमायूं हिमालय से जो होता है थोड़ा सा ऊंचाई पर होता है। माउंट एवरेस्ट 8,848 यहीं पर है। धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मकालू, कंचनजंगा जो भारत की सबसे दूसरी ऊंची चोटियां हैं वो यहाँ पर हैं। असम हिमालय कहाँ बोलते हैं हम, तीस्ता नदी से ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में जो होता है वो हम उसको असम हिमालय बोलते हैं। इस सिक्किम, आपका अरुणाचल प्रदेश और आसाम में होता है। यहाँ की नदियां जो होती हैं वो कंटिन्यूएशन में होती हैं, ग्लेशियर के स्रोत होते हैं उनके। इस तरह से एक क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट आपके अभी इस चैप्टर में नहीं है लेकिन पूछा जाता है और आपको आना चाहिए, हिमालय का विस्तार बताइए। तो हिमालय का विस्तार 10 स्टेट में, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, यानी कि 8 स्टेट और 2 यूनियन टेरिटरी में इसका विस्तार है। ठीक है, और पूर्व से पश्चिम चोटियां क्या हैं ये भी आपको मैंने आपकी स्क्रीन पे दे रखी है। आप एक बार इनको देख लेंगे ध्यान से तो आपको जाहिर सी बातें याद हो जाएंगी। अब हम बात करते हैं नॉर्दर्न प्लेन की। द नॉर्दर्न प्लेन फॉर्म बाय द इंटरप्ले ऑफ 3 मेजर रिवर सिस्टम। जो हमारे देश के 3 मेजर रिवर सिस्टम हैं, ये उनसे इनका निर्माण होता है। कौन कौन सा? सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। जब हम नदी तंत्र पढ़ेंगे तो उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी आपको अभी 3 नाम जानने बहुत आवश्यक है। द इंडस, द गंगा है, ब्रह्मपुत्र, और इनकी जो सहायक नदियां हैं, ट्रिब्यूटरीज जिसे बोला जाता है, ये उनके साथ इस क्षेत्र का निर्माण करते हैं। दिस प्लेन इज फॉर्म एलुवियल सॉइल होती है और वास्ट बेसन लाइंग होता है इसमें, और ये काफी ज्यादा उपज के लिए अच्छी होती है, फर्टिलाइज प्लेन होती है, और इसका निर्माण जो हुआ है काफी सालों में धीरे धीरे हो रहा है। इट स्प्रेड ओवर एन एरिया ऑफ 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर। यदि ये 7 लाख स्क्वायर करें तो नॉर्दर्न प्लेन 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में आपके पूरा है, और ये 2400 किलोमीटर लंबा है, और इसकी जो चौड़ाई है 240 से 320 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। और डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन सबसे ज्यादा यहीं पर है क्योंकि एरिया फर्टिलाइज है, खेती ज्यादा होती है, और क्लाइमेट कंडीशन फेवरेबल है, पानी की सप्लाई भरपूर है। तो इन सारी मद्देनजर यहाँ की पॉपुलेशन भी जो है, जो एग्रीकल्चर बेस्ड है, वो मोस्टली यहाँ पर लाई करती है। नॉर्दर्न प्लेन जो है ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शन। द वेस्टर्न पार्ट ऑफ नॉर्दर्न प्लेन इज रेफर्ड एज द पंजाब प्लेन्स formed by Indus and its tributaries. Large part of the plain lies in Pakistan. Indus and its tributaries, Jhelum, Chenab, Ravi, Beas, Satluj, originate in the Himalaya. This section is plate dominating the Doab. The Ganga plain extends between Ghaggar and Teesta rivers.
इट स्प्रेड ओवर नॉर्थ इंडिया एंड हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार, पंजाब, झारखंड एंड वेस्ट बंगाल। तो आप इसको देख सकते हैं कि नॉर्दर्न प्लेन को भी हमने 3 पार्टों में बांट रखा है, इंडस वाले क्षेत्र में, दूसरा गंगा वाले क्षेत्र में, और तीसरा आपका ईस्ट पार्ट है वो आसाम और ब्रह्मपुत्र प्लेन के नाम से जाना जाता है। तो नॉर्दर्न प्लेन को हम 4 क्षेत्रों में और बांट सकते हैं रिवर सिस्टम के हिसाब से। इसमें काफी ज्यादा आप देखेंगे जो बेसिकली इसके कैटेगरीज हैं, एक उसको तराई क्षेत्र बोलते हैं, एक भाबर क्षेत्र बोलते हैं, और एक आपको खादर क्षेत्र बोलते हैं, और एक आपको पंबल एरिया इसको, जिसको नॉर्मली तराई का क्षेत्र भी बोला जाता है। इस तरह से इसको कई पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं। देखिए साउथ की तरफ जो स्ट्रीम्स रिवर हैं और रिवर जो होती हैं और एक वेट स्वैम्पी और मार्शी रीजन बनाती हैं, उसको तराई का क्षेत्र बोलते हैं, जिसमें फॉरेस्ट लाइन और फुल वाइल्ड लाइफ आपको देखने को मिल जाता है। फॉरेस्ट के लिए वो काफी अच्छी कंडीशन होती है। और ये आपके लार्जेस्ट पार्ट जो होता है नॉर्थन प्लेन का होता है, वो पुरानी एल्यूमी जो सॉइल है उससे बना हुआ है। देखिए हम आपको बेसिकली बहुत आसान शब्दों में समझता हूँ। भाबर वो एरिया होता है जहाँ पर नदियां आकर खो जाती है, यानी कि बहुत बड़े बड़े पत्थर होते हैं, उन पत्थरों के नीचे वो नदियां बहती हैं या उन पत्थरों से टकराकर नदियां बहती हैं, वो भाबर क्षेत्र होता है। खादर क्षेत्र जो होता है जहाँ पानी आता है जाता रहता है, यानी कि वहाँ की जो मिट्टी में जो नमी होती है वो परमानेंट बनी रहती है, वो कभी सूखती नहीं है, यानी कि फर्टाइल रहती है। और तराई का क्षेत्र जो है जहाँ पर मार्श एरिया मिट्टी पाई जाती है, गीली मिट्टी पाई जाती है, यहाँ पर कल्टिवेशन जो है बहुत इजीली हो जाता है, अपने आप हो जाता है। यदि कुछ बारिश में या किसी नदी में आपके कुछ किसी प्रकार के बीज बहकर आ गए हैं और उस एरिया में रुक जाते हैं तो उनका कल्टिवेशन ऑटोमेटिकली हो जाता है। तो इस तरह से तराई के क्षेत्र कहलाते हैं। इसको हम इस ब्रॉड जो कैटेगरीज हैं इस तरह से हम इसको बांटते हैं। अब बात करते हैं हम पेनिनसुलर प्लेटू की। पेनिनसुलर प्लेटू जो होते हैं, मैंने आपको बताया था ये गोंडवाना लैंड का एक पार्ट था जो पहले अफ्रीका से जुड़ा हुआ था, धीरे धीरे ये अफ्रीका से टूटकर इंडिया की तरफ शामिल हुआ और ये काफी पुराना इसको पार्ट माना जाता है। इसमें अरावली की पहाड़ियां भी काउंट की जाती हैं। अरावली की आप यदि क्वेश्चन आता है कि सबसे विश्व की सबसे पुरानी पहाड़ियां कौन सी, तो उसका आंसर होगा अरावली की पहाड़ियां। सबसे पुरानी पहाड़ियां इंडिया के अंदर पाई जाती हैं। It was formed due to the breaking and drifting of Gondwana land and thus making it part of oldest landmass. The plateau has broad and shallow valley and rounded hills, यानी कि इस पे गोल गोल हिल्स मिल जाती हैं, काफी शैलो हिल्स मिली जाती हैं, इसमें वैली छोटी छोटी मिल जाती हैं आपको। ठीक है, इसको हम मुख्य रूप से 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, द सेंट्रल हाईलैंड और डेक्कन प्लेटू। द पार्ट ऑफ पेनिनसुलर प्लेटू लाइंग टू नॉर्थ of the Narmada river covering a major area Malwa Plateau is known Central Highland। तो यानी कि सेंट्रल हाईलैंड का कौन सा एरिया है, जो आपका मालवा प्लेटू वाला एरिया है, और जो नर्मदा एरिया वाला आपका एरिया है। द विंध्य रेंज बाउंडेड बाय द सतपुड़ा रेंज ऑफ द साउथ एंड द अरावलीज ऑफ द नॉर्थ वेस्ट। विंध्य रेंज जो आपकी सतपुड़ा रेंज, इसमें मालवा प्लेटू, ये सारे इसमें आपके शामिल हो गए। द फर्दर वेस्टवर्ड एक्सटेंशन gradually merged with the sandy and rock desert of Rajasthan. The flow of the river draining of regions name is Chambal, Sindh, Betwa, Ken in from southwest to northwest, thus indicate the slope. The central highland are wider in the west but narrower in the east. Eastward extension of the plateau was locally known as Bundelkhand and Baghelkhand. The Chota Nagpur plateau marks the further eastward extension drained by the Damodar river. तो इसमें सिंध आपकी बेतवा केन नदियां इसमें शामिल हो जाती हैं। और ये वेस्ट की तरफ जो सेंट्रल हाईलैंड है वो ज्यादा चौड़ा होता है, ईस्ट की तरफ थोड़ा कम चौड़ा होता है। और इसको बुंदेलखंड जो आपके एमपी के अंदर पड़ता है और बघेलखंड है वो भी इसी का पार्ट माना जाते हैं। छोटा नागपुर का प्लेटू भी इसका पार्ट माना जाता है। द डेक्कन प्लेटू इन द ट्रायंगल लैंडमास। डेक्कन प्लेटू जो एक ट्रायंगल शेप में आपको देखने को मिलेगा। साउथ की रिवर नर्मदा से ये स्टार्ट होता है। सतपुड़ा रेंज फिलिंग इट्स ब्रॉड बेस इन नॉर्थ
while the महादेव, कैमूर हिल्स, मैकाल हिल्स, महादेव की पहाड़ियाँ, कैमूर की पहाड़ियाँ, मैकाल की पहाड़ियाँ इसका पार्ट मानी जाती हैं। और इसका एक्सटेंशन जो होता है वो नॉर्थ ईस्ट में जाके विजिबल हो जाता है। मेघालय की पहाड़ियाँ जो होती हैं, मिजो, गारो, जयंतिया, ये इसी पहाड़ी का पार्ट मानी जाती हैं। ठीक है, छोटा नागपुर की पहाड़ियाँ से अलग हो जाता है ये। गारो, खासी, जयंतिया इसी का पार्ट है। अब हम बात करते हैं घाट्स की। घाट्स को आप देखेंगे ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट में दो पार्टों में हम डिवाइड करते हैं। वेस्टर्न घाट कौन सा हो गया, आपको हमने लास्ट चैप्टर में, लास्ट प्रेजेंटेशन में आपको बताया था, जो भी आपका अरेबियन सागर की तरफ वाला पार्ट होगा वो वेस्टर्न घाट वाला पार्ट होगा, और जो बे ऑफ बंगाल की तरफ वाला पार्ट होगा वो आपका ईस्टर्न घाट होगा। ठीक है, इसके पार्ट्स कैसे कहते थे, कैसे कैसे तट के नाम डिफाइन थे, इसके लिए आपको चैप्टर फर्स्ट की वीडियो देखनी होगी, वो देख लीजिए, उसमें बहुत अच्छा एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई है, तो आप उसको वहां से देख सकते हैं। वेस्टर्न घाट लाई पैरेलल टू द वेस्टर्न कोस्ट, जो वेस्टर्न कोस्ट वाला इलाका उसके पैरेलल में ही वेस्टर्न घाट आपके चलता है। इसी के अंदर आपका खाल घाट, भोर घाट, पाल घाट, ये सब चीजें इसी के अंदर आती हैं। और ईस्टर्न घाट जो होते हैं आपके ऊंचे हैं ईस्टर्न घाट से, यानी कि वेस्टर्न घाट आपके ऊंचे होते हैं, ईस्टर्न घाट आपके छोटे होते हैं। जो वेस्टर्न घाट होते हैं आपके 900 से 1600 मीटर होते हैं, और ईस्टर्न घाट जो होते हैं आपके 1600 मीटर होते हैं। ठीक है, द ईस्टर्न घाट स्ट्रेच फ्रॉम द महा नदी वैली टू द Nilgiris of the south. The eastern Ghat is continuous irregular or dissected by rivers drained into the Bay of Bengal. यानी कि ईस्टर्न घाट जो होते हैं वो कटे छटे घाट कहलाते हैं, यानी कि उनका बीच बीच में उनका कटाव हो चुका होता है। जो हाईएस्ट वेस्टर्न घाट की प्रोग्रेसिव नॉर्थ टू साउथ है, तो हाईएस्ट पीक जो है अन्नामुडी है, दोदा बेटा है, महेंद्रगिरी है। और इसकी मैं यदि हाइट की बात करूं तो अनाई मुडी की 2695 मीटर की है, दोदा बेटा की 2637 है, महेंद्रगिरी की 1501 मीटर है, ये हाईएस्ट पीक है। शैबौर राय, जावेदी पहाड़ी, ये सब साउथ में आपके लोकेटेड है। ठीक है, छोटा नागपुर का वाटरफॉल है, ये आपके सब इसमें लोकेटेड है। अब हम बात करते हैं इंडियन डेजर्ट की। डेजर्ट का मतलब आपका रेगिस्तान हो गया, और रेगिस्तान हिंदुस्तान में कोई भी ऐसा नहीं है जो रेगिस्तान ना जानता हो। कहाँ पर है, राजस्थान में सिचुएटेड है, और ये 150 साल पुराने, इसमें 150 mm से कम बारिश होती है पर ईयर, वो वहाँ पर उसको, उस एरिया को रेगिस्तान एरिया हम क्लियर कर देते हैं। और इसी में आपकी सबसे पुरानी पहाड़ियाँ, अरावली की पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। और इसका जो क्लाइमेट होता है वो एरिड होता है, लो वेजिटेशन के लिए होता है। यहाँ पर झाड़ फूस के अलावा आप जो प्रॉपर कल्टीवेशन होता है अनाज वगैरह का, वो नहीं यहाँ पर होता है। लूनी एक सिंगल नदी है जो यहाँ पर उत्पन्न होती है, यही इसी एरिया में उत्पन्न होती है, और इसी एरिया में खत्म भी हो जाती है। कोस्टल प्लेन्स, कोस्टल प्लेन्स कौन से एरिया है, जो कोस्टल लाइन से जुड़े हुए प्लेन्स, जहाँ पर पानी आपका भरपूर मात्रा में, नमी की मात्रा आपको मिलेगी, कल्टीवेशन के लिए अच्छे एरिया होंगे, वो आपके कोस्टल प्लेन्स होंगे। और जो समुद्र तट के किनारे प्लेन्स होते हैं उसको हम कोस्टल प्लेन्स बोलते हैं। द कोस्टल प्लेन्स, द पेनिनसुलर प्लेटू इज फ्लैंक्ड बाय द स्ट्रेच ऑफ नैरो कोस्टल स्ट्रिप्स, छोटी छोटी कोस्टल स्ट्रिप्स होती हैं, रनिंग अलोंग द अरेबियन सी ऑन द वेस्ट एंड बे ऑफ बंगाल ऑन द ईस्ट। यानी कि अरब सागर की तरफ छोटी छोटी कोस्टल स्ट्रिप्स होती हैं, और बे ऑफ बंगाल की तरफ भी छोटी छोटी कोस्टल स्ट्रिप्स होती हैं। The western coast sandwich between Western Ghat and Arabian Sea. It's a narrow plain. It consists of 3 sections. The northern part of the coast is called Konkan, यानी कि मुंबई कुया वाला एरिया। द सेंट्रल स्टेट कन्नड़ प्लेन कहा जाता है, और साउथ में इसको मालाबार कोस्ट कहा जाता है। द प्लेन along the Bay of Bengal are wide and level. In the northern part is referred to नॉर्थन सरकार, यानी उत्तरी सरकार इसको हम बोलते हैं। साउथ में इसको कोरामंडल तट बोला जाता है। तो ये आपके जो ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट के पार्ट्स हैं वो भी आपको इस प्रेजेंटेशन में आपको एक्सप्लेन कर दिए गए हैं। अब आइसलैंड क्या होता है, आइसलैंड वो जगह होती है, छोटे छोटे टापू होते हैं जो चारों तरफ से पानी से घिरे रहते हैं। और इंडिया में हमारे आइसलैंड कहाँ है, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप। आइसलैंड यू हैव ऑलरेडी सीन इन इंडिया as a vast mainland. Besides these, the country have 2 group of islands. Can you identify this island groups? लक्षद्वीप और आपका और अंडमान निकोबार। ठीक है, आप देख सकते हैं 1973 में
These were named as a Lakshadweep. It covers a small area of 32 square kilometer. Karavati Island is the administrative headquarter of Lakshadweep. इनकी ये राजधानी था. This island group has a great diversity of flora और fauna. तो flora और fauna इसमें काफी ज्यादा पाए जाते थे. The Piti Iceland, which is uninhabited, had a bird sanctuary. Bird sanctuary भी आपको यहाँ देखने को मिलती थी. इसी तरह से दूसरी जो आपके अंडमान निकोबार आइसलैंड है, ये भी छोटे छोटे टापुओं से मिलकर बना हुआ है और अंडमान निकोबार आइसलैंड इसको ग्रुप ऑफ अंडमान निकोबार कहा जाता है. तो ये हमारी जो देश के मुख्य आइसलैंड्स हैं. अब बात करते हैं क्वेश्चन सीरीज पर. एक क्विक रिफ्रेश कर लेते हैं, आपने क्या पढ़ा इस चैप्टर में, कितना समझा. तो ये क्वेश्चंस हैं, ये बेसिकली एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम में आने की संभावना है. तो ये उस दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है. चूज द राइट आंसर फ्रॉम द 4 अल्टरनेटिव गिवन बिलो. द लैंड मास बाउंडेड बाई सी और 3 साइड इज रेफर्ड एज. इसका आंसर आप बताइए, इसको क्या कहते हैं. माउंटेन रेंज इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया फॉर्मिंग इट्स बाउंड्री विद द म्यांमार एंड कलेक्टिवली कॉल्ड, क्या कहा जाता है. तो इसका आंसर होगा पूर्वांचल. ही पूर्वांचल की तरफ होता है. द वेस्टर्न कोस्टल स्ट्रिप साउथ एंड गोवा इज रेफर्ड टू, क्या कहा जाता है, कन्नड़. द हाईएस्ट पीक इन द ईस्टर्न घाट इज, बताइए इसका क्या ऑप्शन होगा. इसका ऑप्शन लास्ट प्रेजेंटेशन में आपको ढूंढकर कमेंट सेक्शन में इसका जवाब दीजिए. आपको जो भी इसका पहले इसका सबसे सही जवाब देगा, मैं अगली वीडियो में इसका जरूर डिस्कशन करूंगा. और यदि आप गलत जवाब देते तो भी मैं आपको एक्सप्लेन करके दोबारा समझाने की कोशिश करूंगा. और बाकी आपके शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन है, ये आप एक बार क्वेश्चन को मेमोराइज करके या लिख कर देखने की प्रैक्टिस कीजिए. तो ये चैप्टर आपको बिल्कुल कभी आप इसको नहीं भूलेंगे. इस वीडियो को मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा सारा. 2 बार इसको प्ले कीजिए तो आपको सारी चीजें आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली बैठ जाएंगी. और आपसे जाते जाते ये दरख्वास्त करूंगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और काफी ज्यादातर इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने ग्रुप्स में, अपने फ्रेंड्स में. और अच्छे कंटेंट्स बनाने के लिए हमको आप प्रोत्साहित करते रहिए. धन्यवाद.